नमस्कार। आपको पिछले वीडियो में मैंने संविधान के प्रकारों की चर्चा की थी। आज हम एक नया टॉपिक जो आपके सेकंड ईयर के तुलनात्मक शासन एवं राजनीति पेपर में जो सम्मिलित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संविधानवाद लिया गया है, जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहूँगी। संविधानवाद जैसा कि नाम से विदित है कि संविधान के अनुसार शासन, लेकिन ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज वर्तमान में सबसे मान्य और लोकप्रिय जो राज्य व्यवस्था है, उदारवादी प्रजातंत्र, लगभग सभी देशों में अपनाई गई है। और उदारवादी प्रजातंत्र में जो विधि का शासन और संविधानवाद है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और घनिष्ठ रूप से संबंधित व्यवस्था उदारवादी लोकतंत्र में अपनाई गई है, जिसको एक शब्द में यदि हम इसका अर्थ लें संविधानवाद का, तो हम एक शब्द से ये अर्थ समझ सकते हैं कि सीमित शक्तियों वाला राज्य या विधि से शासित राज्य, इसको हम संविधानवाद समझ सकते हैं। तो इसकी जो चर्चा है उससे करने से पहले हम संविधानवाद को उसका आशय समझें, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हमें ये लेनी है कि इसका वैचारिक आधार क्या है। तो अरस्तु से लेकर आज तक जो राज्य और सरकार का जो विभिन्न रूप बताए गए, उनका जो वर्गीकरण किया गया है, वो अरस्तु से लेकर अब तक किया जाता रहा है। लेकिन आज यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम राज्य व्यवस्था का वर्तमान में यदि हम विश्लेषण करें, तो इसके दो रूप राज्य व सरकार के उभर कर सामने आते हैं। एक तो व्यक्ति के शासन वाले राज्य और दूसरा विधि के शासन वाले राज्य। तो अब ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक राज्य में व्यक्ति का नहीं बल्कि विधि का शासन हो, कानून का शासन हो, और दूसरी बात शासन और शासक वर्ग पर विधि के अनुसार उनके ऊपर सारे नियम लागू हो, अर्थात दूसरे शब्द में शासक और शासित दोनों विधि के अधीन हो। और तीसरी बात, कोई भी मनमाना आचरण शासक वर्ग न कर पाए, ऐसी स्थिति उनको प्राप्त न हो। तो ये तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट है संविधानवाद के व्यवस्था के लिए। इसके अलावा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान सभा जिसको कहा जाता है, उसमें एक प्रमुख विचारक थे, एक प्रमुख सदस्य थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, यही इसका वैचारिक आधार बनता है। उन्होंने ये कहा कि यदि हम देवता होते तो किसी प्रकार की कोई शासन की आवश्यकता नहीं थी, और यदि हमारे ऊपर शासन करने वाले देवता होते तो हम उस देवताओं को अपनी शासन शक्ति सौंपकर हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते, उनके ऊपर किसी प्रकार के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं करनी होती। लेकिन चूंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य में गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, और हमारे ऊपर शासन करने वाले भी मनुष्य हैं, तो ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में सर्वप्रथम हमें जो शासक हमने चुना है उसको हमें शक्तियां सौंपनी होगी, उसको सौंपनी पड़ती है, और फिर वो शासक वर्ग शक्ति के आधार पर या सत्ता के आधार पर वो एक व्यवस्थित समाज की व्यवस्था करता है। उसके पश्चात शासक वर्ग पर नियंत्रण की जो व्यवस्था की जाती है संविधान के द्वारा या संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, वो नियंत्रण लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। तो यही चीज वैचारिक आधार जो है, यही संविधानवाद का आधार है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि प्राचीन युग में जो प्रमुख राजनीतिक चिंतन रहा, जो यूनानी राजनीतिक चिंतन रहा, वहाँ से लेकर के आज तक
हम व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि के शासन को ज़्यादा आवश्यक मानते हैं और राज्य में जो भी व्यवस्था है, जो स्थायित्व है, जो लोक कल्याण है, वो सारी व्यवस्था जो है वो विधि के शासन के अनुरूप ही हो, तभी राज्य स्थायी रहता है। तो इस प्रकार से संविधानवादी शासन के बिना किसी भी सभ्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुत जरूरी है संविधानवादी शासन। तो संविधानवादी शासन को जो विभिन्न जो पाश्चात्य देशों ने अपनाया, उदारवादी लोकतंत्र में अपनाया गया, साम्यवादी शासन व्यवस्था में कैसा है, विकासशील देशों में कैसा है, उन अवधारणाओं को समझने से पहले हम ये देखें कि संविधानवाद का आशय क्या है। तो संविधानवाद का आशय जो है वो सबसे पहले हम ये देखें कि प्राचीन काल में शासन और शासक पर नियंत्रण की व्यवस्था की आवश्यकता शुरू से महसूस की जाती रही है। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो नैतिक धारणाएं होती थी, जो उपदेश होते थे, नैतिक उपदेश होते थे, या किसी प्रकार से सही या गलत या औचित्य अनिश्चित्य की बात जो कही जाती थी, वो जो सारा निर्णय था वो स्वयं शासक पर निर्भर करता था, उसके विवेक पर निर्भर करता था, उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। तो इस प्रकार से वो इन चीज़ों की अवहेलना भी कर सकता था, उल्लंघन भी कर सकता था। लेकिन आज वर्तमान में ये जो व्यवस्था है, जो नैतिक उपदेश है, नैतिक धारणाएं हैं, ये प्रचलित नहीं है। आज इन संविधानवाद के माध्यम से ये बहुत ज़रूरी है कि शासक की शक्तियों पर कानूनी नियंत्रण स्थापित हो, नैतिक नियंत्रण ना हो। तो शासन और शासित पर जो नियंत्रण लगाए जाने हैं वो कानूनी होने चाहिए। तो दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। साधारण कानून की अपेक्षा संवैधानिक कानून को उच्च स्थिति प्राप्त होती है और आज वर्तमान में जो राजनीतिक चिंतकों की जो विवेचन है वो इस प्रकार से है, उनकी चिंता जो इस प्रकार से है कि संविधान के द्वारा ही शासन व शासक की शक्तियों को दिया जाए और उनके ऊपर जो भी शक्तियां उनको मिले वो जो नियंत्रण स्थापित हो वो संस्थागत होने चाहिए। तो संविधान के द्वारा शक्तियां मिले और उनकी जो व्यवस्था हो वो संस्थागत हो ताकि वो मनमाना आचरण न कर सके। तो इस प्रकार शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो संविधान द्वारा संस्थागत हो, इसी को संविधानवाद कहते हैं। तो संविधानवाद के शासन के द्वारा शासक के सत्ता और नागरिकों के संबंध को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है ताकि शासन की जो सत्ता है वो आतंक का विषय न बने। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की अपनाई जाए उसमें जो शक्तियां हैं वो शासक वर्ग को संविधान के द्वारा ही प्राप्त हो और जो भी नियंत्रण की व्यवस्था की जाए वो नियंत्रण की स्थापित जो व्यवस्था की जाए वो संविधान के द्वारा निर्धारित हो और उनकी भूमिका इस प्रकार से निर्धारित की जाए शासक वर्ग की कि वो व्यावहारिक व्यवस्था बने और उनकी व्यावहारिकता की भी व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए संवैधानिक प्रतिबंधों और नियंत्रणों की संविधान में ही व्यवस्था हो ताकि किसी प्रकार से शक्तियों का दुरुपयोग न हो और नागरिकों के कल्याण की बात ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट वर्ड, एक सीमित शब्द के अर्थ में संविधानवाद का अर्थ है सीमित शक्तियों वाला शासन। इसकी कई परिभाषाएं पिनॉक और स्मिथ ने भी दी है और
अरस्तु के समय से भी ये चला आ रहा है, सेबाइन ने की है, राउसेक ने की है, ब्लोंडेल ने की है, केसी बियर ने की है। लेकिन संक्षिप्त रूप में इन सभी की परिभाषाओं का एक ही निचोड़ निकलता है कि संविधानवाद जो है वो एक धारणा के रूप में इसका अभिप्राय है सीमित सरकार और शासक वर्ग के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था। धन्यवाद।